नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज शो में बात करेंगे MCX के मैनेजमेंट से, जहां पर हमने रिकॉर्ड टर्नओवर तो आता हुआ देखा ही है, साथ ही साथ कल रिजल्ट्स भी थे और क्या मेजर नंबर्स यहां से निकल के आए हैं और अब आगे जाकर एक्सचेंज के क्या प्लान्स हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर जूट की, और आपको बता दें कि सारे के सारे जो जूट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं उनके सबके शेयर्स आज काफ़ी तेज़ी पर हैं। माना यह जा रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग जो कि जारी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, यहाँ पर एक बड़ी खबर जूट, रॉ जूट के लिहाज से आती हुई नजर आएगी। MSP बढ़ाई जा सकती है, इसके चलते बाजार में तेज़ी है। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर 11 हफ्ते के हाईज पर अब कारोबार है। $2750 प्रति आउंस पर सोना फिर यहां पर आ पहुंचा है। काफ़ी सारी अनसर्टनिटी है, थोड़ी सी सेफ हेवन बाइंग है, लोग अपनी पोजीशंस हेज कर रहे हैं यहाँ पर सोने में लेकर। आपको क्या करना चाहिए बताएंगे आपको। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं MCX के चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी, हमारे साथ जुड़ेंगे HDFC सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़ अनुज गुप्ता। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार रॉ जूट की MSP बढ़ा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज जो एज ऑफ नाउ कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, इसी में ये फैसला निकल के आ भी सकता है। ये एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण नमस्कार। और हर कैबिनेट और कैबिनेट के बाहर भी जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हम सरकार की तरफ से आता हुआ देख रहे हैं, आप तो काफ़ी बिजी हैं, लेकिन आज जूट को लेकर क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि अभी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCA की बैठक चल रही है, उसमें किसानों के मोर्चे पे एक और बड़ा फैसला हो सकता है। वो है कि जूट की MSP सरकार बढ़ा सकती है। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये MSP में अच्छी खासी बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी जो MSP है वो 5335 रुपये प्रति क्विंटल है, और ये MSP जो बढ़ाई जाती है वो TDN 3 कैटेगरी के लिए बढ़ाई जाती है, जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में किया जाता है। और ये 2025-26 सीजन के लिए MSP बढ़ाई जाएगी। और ये पिछले साल अगर आप ध्यान दें तो 285 रुपये प्रति क्विंटल के MSP बढ़ाई गई थी। और सरकार इसको बढ़ावा देना चाहती है, जूट बैग को, जूट पैकेजिंग इंडस्ट्री को। तो इस तरफ जूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक बड़ा फैसला अब से कुछ ही देर बाद आपको देखने को मिल सकता है, जैसे ही कैबिनेट की बैठक खत्म होगी। वेल एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी वो खबर हमारे लिए लेके आने के लिए। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि जूट की MSP यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है, उन्होंने आपको कोड कौन सा है वो भी बताया। पिछले साल 285 रुपये में बढ़त देखने को मिली थी और इस बार एक कंसिडरेबल गेन की एक्सपेक्टेशन है। और क्लियरली अगर आप वो जूट के सारे स्टॉक्स देखें जो कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वहाँ पर एक बढ़त देखने को मिली है। और किसानों के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से ये काफ़ी पॉजिटिव एज अ खबर हो सकती है, क्योंकि जूट बैग्स यहाँ पर काफ़ी कमोडिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बड़ा यहाँ पर इसकी खपत भी है और एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ यहाँ पर कमोडिटी और सेक्टर के लिए काफी स्ट्रांग रह सकता है। बात अब यहां पर करेंगे MCX की, और हमारे साथ MCX से चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी जुड़ चुके हैं। ऋषि नमस्कार। और पिछला एक साल काफी बेहतरीन रहा आपके लिए अगर देखें तो, चाहे वो वॉल्यूम टर्नओवर्स हैं, नए प्रोडक्ट एंट्रीज यहां पर हैं। सबसे पहले तो टर्नओवर पर ही यहां पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की इंफॉर्मेशन हम MCX से लेते रहे हैं, टर्नओवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वन ऑफ है, ये एक पैटर्न बनता हुआ देखा हमने मच ऑफ पिछले फाइनेंशियल ईयर में। कैसे देखते हैं आप यहाँ पर नंबर्स, कहाँ से ज़्यादा ग्रोथ आई है और अब 2025 के लिए क्या सेंस है? ऋषि आप म्यूट पर हैं। धन्यवाद मनीषा, आपको और आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि कमोडिटी मार्केट्स में लोगों का रुझान बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और भी लोग इससे जुड़ रहे हैं, और इसी में आपको दिख रहा है कि ओवरऑल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। पार्टिसिपेशन बढ़ने के कारण टर्नओवर ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहा है। तो इसके कारण जैसे आपने देखा होगा कि 13 जनवरी को हमने ऑल टाइम हाई टर्नओवर भी किया था, 5,03,000 करोड़ का। तो यही दिख रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट कमोडिटी मार्केट्स में भारत में बढ़ते जा रहा है। जैसे आपने कहा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से वॉल्यूम्स भी यहाँ पर बढ़ रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब यहाँ पर हेज भी करना चाहते हैं। ऋषि, एक क्वेश्चन आपकी तरफ यहाँ पर डालना चाहूँगी। और हमने Q3 रिजल्ट्स कल यहाँ पर आते हुए देखे, जो प्रॉफिट रेवेन्यूज़ है बहुत बड़ा जंप वहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन बाजार बहुत चीयरफुल नज़र नहीं आया इन नंबर से, क्योंकि बाजार को एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इससे भी बेहतर नंबर देखने को मिलेगा। देखिए, क्या है कि हम अपना काम कर रहे हैं और वही करते रहेंगे, और नंबर्स तो मेरे हिसाब से अच्छे हैं। बाजार
उसको सराहेगा कि कैसे करेगा वो बाजार के ऊपर है। हम स्टॉक प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकते, हम अपना काम कर सकते हैं। बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जैसे जैसे MCX बढ़ रहा है और आप ग्रोथ देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये हम तो पूरी चेष्टा में लगे हैं कि MCX में और भी ग्रोथ और पार्टिसिपेशन आते रहे। वेल एब्सोल्युटली वही है द रीज़न बाजार थोड़ा सा यहाँ पर इसको चीयर नहीं करता हुआ नजर आया, वो इसलिए था क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं बाजार को ऋषि MCX से। किस तरह के नंबर्स अब आगे जाकर एक्सपेक्ट करते हैं हम, क्योंकि माना यह जा रहा है कि किस तरह से हमने US में यहाँ पर कॉन्वर्सेशंस आते हुए देखी हैं नए प्रेसिडेंट की तरफ से, अनसर्टनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोग हेज करना चाहेंगे, मूवमेंट यहाँ पर काफ़ी रहने की उम्मीद है, वॉलेटाइल साल ये रह सकता है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या नए प्रोडक्ट्स आप आता हुआ देखते हैं अब इस साल के लिए? ज़रूर, तो देखिए इसीलिए कमोडिटी मार्केट्स हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो रिस्क्स होते हैं उसके लिए अपना एक प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए और प्राइस हेजिंग के लिए कमोडिटी मार्केट्स को बनाया गया है। और इसीलिए हम तो यही चाहेंगे कि भारत में जितने भी बिजनेसेस हैं जो अफेक्टेड होते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क से या कमोडिटी प्राइसेस से, वो सभी आके हमारे प्लेटफॉर्म पे हेज करें और उसी से अपने आप को सेफ भी रखें। और जहाँ तक जो पॉलिटिकल कंसर्न्स की बात है, चाहे कहीं भी हो, वो तो देखिए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इसीलिए मैं तो सबको यही एडवाइस करूंगा कि हेज योर रिस्क। जहाँ तक प्रोडक्ट्स का सवाल है, हमने अभी आपने देखा होगा लास्ट जो गोल्ड को मंथली कॉन्ट्रैक्ट किया था ऑप्शंस का, वो उसमें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। आगे चल के हम और चेष्टा करेंगे कि सिल्वर में भी मंथली लाया जाए, और भी कई प्रोडक्ट्स हैं पाइपलाइन में जो जैसे जैसे आएंगे हम ज़रूर मार्केट को बताएंगे। हम्म। ऋषि, आप जैसे आपने कहा ऑप्शंस में यहाँ पर काफ़ी फेरबदल किया गया। पिछले साल में हमने देखा कि चाहे वो स्टैगर्ड था, वे था, या फिर पीरियड यहाँ पर चेंज करना, वो काफ़ी कारगर यहाँ पर साबित हुआ है। जहाँ तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात है, कहाँ पर आप देखते हैं किन कमोडिटी से यहाँ पर ज़्यादा योगदान रहा और कहाँ आप कहेंगे अब ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत है? देखिए, काम करने की तो सभी जगह ज़रूरत है, बट जैसे मैंने कहा कि जैसे बेस मेटल्स में अगर आप देखें हमारा वॉल्यूम्स काफ़ी गिरा था, बट पिछले साल में डबल हो गया है। सॉरी, तो इसीलिए हम यही चेष्टा करेंगे कि बेस मेटल्स में भी जो ट्रैक्शन चाहिए उसको लाया जाए। बुलियन में बहुत अच्छा ट्रैक्शन पकड़ा, तो उसके ऊपर और कैपिटलाइज करके बुलियन को भी और ग्रो करना है। एनर्जी तो ऐसे भी अच्छा चल रहा है, और एग्री में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको भी ग्रो करने की इच्छा है। और यदि और भी नए प्रोडक्ट्स हम ला सकें या जिनमें बैन है हमारे प्रोडक्ट्स में वो हट जाए, तो हम चेष्टा करेंगे कि उनमें भी वापस ग्रोथ लाया जाए। ऋषि, आप बहुत इजीली इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे और नए इंस्ट्रूमेंट्स पे यहाँ पर काम किया जा रहा है, अगर कुछ शेयर कर सकें जो कि एडवांस स्टेज पे है, जो हम मान सकते हैं कि इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा, जिसके लिए बाजार तैयारी कर सके। नहीं, देखिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। जैसे जैसे हम प्रोडक्ट लाएंगे जरूर मार्केट को सर्कुलर के द्वारा इन्फॉर्म कर देंगे। ऋषि, कैसे देखते हैं इंडियन मार्केट्स में कमोडिटीज का गेन्स? अब यहाँ पर आप कहेंगे बाजार कुछ सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं, सेबी के अंडर कुछ और एक्सपेक्टेशंस हैं, एज एन एक्सचेंज आप बजट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे अब? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो हम रेगुलेटर से नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? तो एक्सपेक्टेशंस तो हरदम रहेंगे। बच्चा तो पेरेंट से ही मांगेगा। तो एक्सपेक्टेशंस और हम इंटरेक्शन करते रहते हैं रेगुलेटर से। एंड जब तक हम अपने आप को प्रूव करें कि हम एक रिस्पॉन्सिबल एक्सचेंज हैं, तब तक मैं मानता हूं कि रेगुलेटर भी हरदम इस कमोडिटी सेगमेंट को मतलब बढ़ावा देने के लिए ज़रूर तत्पर रहेगा। जहाँ तक बजट का सवाल है, वो तो देखिए कोई कुछ कह नहीं सकता कि क्या आएगा नहीं आएगा। बट मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि ये सब शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स रहते हैं, बट लॉन्ग टर्म में कमोडिटी मार्केट्स में जो ग्रोथ इंडिया में आने आने की दरकार थी, उसके ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं आपको। और अभी तो शुरुआत है। मैं तो मानता हूँ कि ये जो जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे लार्ज कॉरपोरेट्स हों चाहे MSMEs हों, सबको आके इस मार्केट से जुड़ना आवश्यक है। और अपने प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे हेजिंग करना आवश्यक है। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, बाकी निवेशक भी जुड़ेंगे, रिटेल भी आएगा, तो मेरे हिसाब से ये मार्केट्स में और वाइब्रेंट ग्रोथ और पार्टिसिपेशन आएगा। जैसे FPIs भी आप देखें, जिनको लास्ट ईयर अलाउ किया गया था, तो काफ़ी अच्छा FPI का पार्टिसिपेशन है। लगभग 140 FPI ऑलरेडी MCX में काम कर रहे हैं और उनका भी काफ़ी योगदान बढ़ रहा है। ऋषि, मुझे लगा आप यहाँ पर CTD के ऊपर ज़रूर कुछ कहेंगे।
नहीं, वो तो देखिए, सीटीटी इज नॉट माय डोमेन, इट इज द फाइनेंस मिनिस्टर्स डोमेन, तो मैं उस पर कुछ नहीं कह पाऊंगा। पर ये एक चीज़ है जो ऑफ कोर्स ब्रोकरेजेस हमें इतना रोज़ कहते रह रहे हैं कि ये एक चीज़ अब यहाँ पर हट जानी चाहिए, तभी हम वॉल्यूम्स आता हुआ देखेंगे। आपकी क्या सेंस है उस पर? नहीं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इंडिया में कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड कमोडिटी मार्केट्स में। तो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग चाहे किसी भी माध्यम से कम हो, तो उससे लोगों को ग्लोबल एक्सचेंजेस पे जाके हेज करने के बजाय इंडियन एक्सचेंजेस पे हेज करने का सहूलियत मिलेगा, और उससे मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रमोट किया जाए कि इंडिया में ट्रेड करें, तो हेज इन इंडिया को प्रमोट करना बहुत आवश्यक है। हम्म। एक फाइनल सवाल यहाँ पर, आपने इनिशियली यहाँ पर कहा कि एग्री कमोडिटीज़ में भी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बाजार ये मान रहा है कि जो 1 महीने का सस्पेंशन एक्सटेंडेड था वो 31 जैन को यहाँ पर चला जाएगा। कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं यहाँ पर रेगुलेटर के साथ, कुछ एक्सपेक्ट किया जाए? मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। ऋषि एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज समय बिताने के लिए। और आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालना बड़ा मुश्किल है, बट वी होप कि हम अपने व्यूअर्स के लिए कुछ यहाँ पर आज वैल्यू ऐड कर पाए। बट थैंक यू सो मच। और 2025 में आपसे ऑफकोर्स बार बार यहाँ पर बात होगी और बजट के बाद भी होगी, और आशा यही करते हैं कि कमोडिटी मार्केट्स के लिए यहाँ पर कुछ बेहतरीन निकल के आए। वेल, इसी के साथ हमारे साथ HDFC के अनुज गुप्ता भी हैं। अनुज, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि MCX की तरफ से हमने नंबर्स अच्छे आते हुए देखे हैं, और क्योंकि बात यहाँ पर बजट की हो ही रही है, तो आप एज अ ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमोडिटीज़ के लिए इस बजट से? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली बजट से हमें एक्सपेक्टेशन रहती है कि सीटीटी को लेकर जरूर कोई ना कोई आए, क्योंकि कॉस्टिंग, जैसा कि ऋषि जी ने बताया कि जो ट्रेडिंग ऑफ कॉस्टिंग है वो काफी हाई है इंडिया के अंदर, तो उसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, उसको थोड़ा कम करना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे तो गोल्ड के अंदर ट्रेड करने के लिए ऑलमोस्ट 20 से 25 रुपए का वेट करना पड़ता है कॉस्टिंग को लेके। तो मुझे लगता है कि कॉस्टिंग जो है ट्रेडिंग का वो यहाँ पे कम होना चाहिए, सीटीटी कम होना चाहिए, और मुझे लगता है कि बाकी टैक्सेस भी यहाँ पे कम होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो हम पहले से भी कहते आए हैं कि जो कमोडिटी में ट्रेडर्स हैं या फिर कमोडिटी में जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर है, प्रोड्यूसर है, उनको कुछ इंसेंटिवाइज करना चाहिए जिससे कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो एक्सचेंज के वॉल्यूम्स हैं उसमें ऑप्शंस का काफी बड़ा रोल रहा है। उसमें अगर आप देखें ऑलमोस्ट 80% जो वॉल्यूम है वो ऑप्शन से आता हुआ दिखाई दिया। बट उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हेजिंग का जो पार्टिसिपेशन है, जो फ्यूचर्स का पार्टिसिपेशन है, वो अभी भी थोड़ा कम है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए हमें लगता है कि जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो हेज करते हैं उनको थोड़ा अगर इंसेंटिवाइज करते हैं तो उससे काफी हद तक वॉल्यूम जो है वो फ्यूचर्स मार्केट में भी आता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम मान रहे हैं कि बजट में इसमें कुछ आता हुआ दिखाई देगा। फेयर पॉइंट दैट। तो बजट से एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर काफ़ी खासी हैं। जहाँ तक कमोडिटी मार्केट्स की बात है, कुछ बहुत अगर यहाँ पर लिवरेजेस मिल जाएं, इंसेंटिव्स मिल जाएं, कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग कम की जाए, तो ऑफकोर्स हम ज़्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पर लौटता हुआ देखेंगे। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सोने चांदी में अच्छी खासी तेज़ी है, मेटल्स और एनर्जी में थोड़ा सा चॉपीनेस है, कैसे करें कारोबार, इस पर करेंगे चर्चा। नजर यहाँ पर कच्चे तेल पे डाल लेते हैं, जहाँ पर आज फिर गिरावट देखने को मिली है, और जनवरी में 82 का हाई छूने के बाद अब 80 के नीचे यहाँ पर ब्रेंट के प्राइसेस हैं। अनुज, क्लियरली जिस तरह से हमने US प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स आते हुए देखी हैं, उनका असर यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिला है, और 79 भी तोड़ने की तैयारी में यहाँ पर ब्रेंट। कैसे देखेंगे यहाँ से आप ट्रेड्स? मनीषा जी, एक ट्रेंड हमने इसका पॉजिटिव देखा था। अगर आप देखेंगे तो 1 जनवरी से यही पॉजिटिव ट्रेंड में था। हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर जरूर रही है, बट अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर एक रिकवरी आ सकती है, बाउंस बैक आ सकता है। तो करीबन 6520 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस 6475 पे लगाए, टारगेट करीबन 6630 के आसपास आ सकता है। अगर ये प्राइस 6700 के आसपास मिलते हैं तो वहां पर अगेन थोड़ा रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई देगा, मीन ऑलमोस्ट $80 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अभी जो रेट है ये काफी मिडल में रेट है, तो यहाँ से आपको एक रेंज मोमेंटम देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखेंगे तो वो क्रूड की जो सप्लाईज है वो बढ़ाने वाले हैं, तो उससे आपको हायर रेट पर एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। बट करंट रेट पे मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है। कंटिन्यूस 2 दिन से प्राइस गिर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक रिकवरी क्रूड में देखने को मिल सकती है। तो इंट्राडे के लिए बाय का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अनुज, साथ ही साथ नेचुरल गैस के भी प्राइसेस ऑन द स्क्रीन लेके आना चाहेंगे, क्योंकि पिछले साल नेचुरल गैस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। विंटर सीजन अब भी यहाँ पर बरकरार है, लेकिन 2 साल के हाई से नेचुरल गैस में अच्छी खासी मुनाफा वसूली। देखिए, नेचुरल गैस में हमने एक अच्छी खासी मोमेंटम देखा है, बट अब प्राइस थोड़े ओवरबॉट में है और इन्वेंट्री भी थोड़ी यहाँ बढ़ती हुई नजर आई है।
हमें लगता है कि और जो सप्लाईज है वो भी यहाँ पर बढ़ी है, तो हमें लगता है कि नेचुरल गैस में एक सेंटिमेंटल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो करीबन 324 के आसपास हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 327 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 315 तक देखा जा सकता है। हालांकि 300 का जो एक लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो हमें लगता है कि अगेन एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। मगर फिलहाल जिस तरीके से पिछले 1-2 दिनों में गिरावट आई है, हमें लगता है कि ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि सप्लाई यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। हमें लगता है कि उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर नेचुरल गैस में आ सकता है। तो बिकवाली की सलाह रहेगी इंट्राडे के लिए। हम्म बात यहाँ पर मेटल्स की भी करेंगे और जिस तरह से यहाँ पर ट्रंप ने रिएटरेट किया है कि 10% का टैरिफ चाइना पे लग सकता है, कनाडा और मेक्सिको पर 1 फरवरी से यहाँ पर टैरिफ लग सकता है और ये सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इन दैट सेंस। कैसे देखते हैं फिर आप मेटल पे यहाँ पर इम्पैक्ट? एज ऑफ नाउ कुछ मुनाफा वसूली ओवरनाइट मार्केट्स में ज़रूर देखने को मिली है। 1 से 1.5% की गिरावट कल थी और आज भी कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड यहाँ पर फिलहाल नहीं। देखिए, सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो बेस मेटल के पॉजिटिव रहे हैं। हमने जनवरी से ही देखा है, 1 तारीख से ही अच्छी खासी मोमेंटम रहा है। धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में प्राइस बाउंस होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बट हाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा लोअर लेवल्स का। तो कॉपर में करीबन 829 के लेवल्स मिलते हैं, तो खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 824 पे लगा है, टारगेट हमें लगता है कि 837 तक देखने को मिल सकता है। वहीं जिंक के अंदर भी हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है, करीबन 275 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए। नीचे अगर 1 से 1.5 रुपए प्राइस नीचे गिरते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 272 पे लगाए, टारगेट 279 तक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि बेस मेटल थोड़े मॉडरेट रहेंगे, बट हाँ लोअर लेवल पे वहाँ बाइंग एमर्ज होती हुई देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि चाइना की जो जीडीपी है वो काफी अच्छे नोट पर आई थी, और चाइना जो है अपने को रिकवर करने के लिए ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि उससे काफी हद तक प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। तो बाउंस बैक हमें लगता है कि बेस मेटल में आ सकता है। हम्म साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोने चांदी की, क्योंकि यहाँ पर एक तेजी देखने को मिली है। बारिंग ऑल कमोडिटीज एक सेफ हेवन बाइंग हमने यहाँ पर डेफिनेटली आते हुए देखी है। पहले चांदी की ये बात करते हैं क्योंकि आउट परफॉर्मेंस इस साल में अब तक देखने को मिला है। अगर सोने ने आपको इस साल में 5% की तेजी दिखाई है तो चांदी ने करीबन 7% की बढ़त यहाँ पर दर्ज की है। ऑलमोस्ट 31 के आसपास हल्की सी मुनाफा वसूली मेटल्स का इम्पैक्ट हो सकता है ये, लेकिन चांदी को लेकर अब क्या सेंस है? देखिए, चांदी में हमने देखा था कि $28.5 तक के लेवल आए थे, और अगेन आप देखें तो $31 के आसपास भाव आते हुए दिखे हैं। और एमसीएक्स के अंदर भी हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो फिजिकल मार्केट के अंदर भी प्राइसेस बाउंस होते हुए दिखाई दिए हैं। तो हमें लगता है कि चांदी में क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी है, और जिस तरीके से यूएस के अंदर हमने स्टेटमेंट देखा तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहां बढ़ सकती है, उसका काफी पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। तो हमें लगता है कि चांदी को ज्यादा एक फेवर मिल सकता है। तो चांदी यहाँ पर अभी हमें लगता है कि पॉजिटिव ट्रिगर में रहेगी। तो खरीदारी की ही यहाँ पे हमें लगता है कि ट्रेड देखना चाहिए। करीबन 92,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले। स्टॉप लॉस 91,325 पे लगाए, टारगेट हमें लगता है कि 93,080 तक देखने को मिल सकता है। और हमें लगता है कि $32 तक के लेवल चांदी में देखे जा सकते हैं। तो तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। मार्केट्स में एक सपोर्टिव फैक्टर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बात अब यहाँ पर सोने की कर लेते हैं, क्योंकि 3 महीने की ऊंचाई पर यहाँ पर प्राइसेस हैं। यहाँ पर क्या करने की राय है? देखिए, गोल्ड में अब देखें तो $27,500 के आसपास भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। और इनफैक्ट जो प्राइस थे लास्ट टाइम हाई बनाया था गोल्ड ने करीबन 79,775 का, तो एमसीएक्स में उसके पास आते हुए दिख रहे हैं। मैच 200 पॉइंट की डिफरेंस रह गया। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये हाई आपको आज या कल में ब्रेक होता हुआ दिखाई दे डोमेस्टिक मार्केट में। मोमेंटम गोल्ड में पॉजिटिव हुआ है, सेफ हेवन डिमांड आती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके से कल टैरिफ की बात कही है चाइना के ऊपर, तो उससे काफी हद तक सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। हालांकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा कूल ऑफ रहा है, जिसका इंपैक्ट हमने गोल्ड पे आते हुए देखा है। हमें लगता है कि गोल्ड में जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 79,300 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले। 79,175 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट हमें लगता है 79,580 79,600 तक देखने को मिल सकता है। और हमें लग रहा है कि जल्दी ही गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में 2780 से $2800 तक के आसपास टेस्ट कर सकता है। तो मोमेंटम गोल्ड के अंदर पॉजिटिव बना है। हमें लगता है कि सेफ हेवन डिमांड का काफी खासा असर गोल्ड पे आता हुआ दिख रहा है। सेफ हेवन बाइंग यहाँ पर सोने में आती हुई नजर आई है। इसी पर बात करने के लिए अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी भी हमारे साथ हैं। ईशू जी, तेजी है सोने में और जैसे अनुज कह रहे हैं कि 2780 यहाँ से भी $30-40 की बढ़त देखने को मिल सकती है। आप कैसे देखते हैं भारतीय बाजारों में प्राइसेस और इस तेजी का कुछ इम्पैक्ट हुआ है खरीदारों पर? इनफैक्ट सरप्राइजिंगली लास्ट 4-5-6 महीने से जब से ये रैली शुरू हुई है, तो इम्पैक्ट ये दिखाई दे रहा है कि बड़ा जो बाइंग है वो उल्टा बड़ी है। तो नॉर्मली बोलते हैं इट्स अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। तो यहाँ पर हमने देखा है कि गोल्ड के जो कस्टमर्स हैं, जैसे प्राइस बढ़ रहा है इनफैक्ट बाइंग भी बढ़ रही है। तो कोई भी डरा हुआ नहीं है और कोई भी
रुक नहीं रहा है। इनफैक्ट इट इज हेल्पिंग अस मेक क्लोज सेल्स, बिकॉज हम कितनी बार क्लाइंट्स को बोलते हैं आप सोचोगे तो रह जाओगे, और वाकई में वो रह जाते हैं। तो फिर वापस आके दे रिग्रेट कि उन्होंने 2 दिन पहले या 4 दिन पहले क्यों वो खरीदा नहीं। तो अभी ये जो डबल वैमी है, एक तो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ा हुआ है और बढ़ रहा है, और इंडियन रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसके वजह से जो प्राइस राइज है वो और भी उसका इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है। तो एज फार एज द कंज्यूमर्स आर कंसर्न्ड, शादियां हैं और उसके लिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वेटिंग। तो बिल्कुल भी सेल में कोई इनफैक्ट माइनस नहीं पर प्लस हो रहा है। तो वी आर राइडिंग अ गुड। इशू आप कहेंगे ज्यादातर शादियों की डिमांड है यहाँ पर, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट मांग भी एज ऑफ नाउ इन करंट प्राइसेस पर आ रही है? इन्वेस्टमेंट बाइंग भी आ रही है, इन्वेस्टमेंट बाइंग भी आ रही है, और शादियों के लिए भी बाइंग हो रही है, और खुद के लिए भी लोग ले रहे हैं। तो इट इज रियली सरप्राइजिंग। मतलब अभी 2 दिन पहले हमने कुछ क्लाइंट्स को खास फोन किया कि हमारे पास नया माल आया है, और वो लोग आके ईच वन ऑफ देम वांटेड कि हमको पहले दिखाना माल दूसरों को दिखाने से पहले। Okay. हाँ, तो इट इज सरप्राइजिंग, बट दैट्स हाउ द मार्केट इज फॉर अस एट द मोमेंट। ऑलराइट इशू, एक फाइनल सवाल आपसे, और बजट राउंड द कॉर्नर है, सभी की कोई ना कोई विश लिस्ट है, आपकी क्या है? तो बजट के लिए विश लिस्ट ये है कि ऑल्दो जीएसटी इज नॉट कनेक्टेड, आइडियली जीएसटी अगर और कम हो जाए तो वो बहुत हमको हेल्प करेगा। और ईज ऑफ पेपर वर्क, आई डोंट नो हाउ, बट बहुत ज्यादा जीएसटी रिलेटेड और बहुत कुछ हमारे जो पेपर वर्क जो है वो हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है, कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है, तो वहां पर कोई स्मूथनिंग हो तो उससे बहुत हमको बेनिफिट मिलेगा। ऑलराइट, और वो तो एक्सपेक्टेड भी है कि यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डॉक्यूमेंटेशन को कम किया जाएगा, वो चीज़ फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर कहती भी रही हैं। इशू, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और वो एक सेंस देने के लिए कि इवन एज प्राइसेस बढ़ रहे हैं, खरीदारी भी साथ साथ में बढ़ रही है, क्योंकि लोग यहाँ पर सेफ हेवन बाइंग के तौर पर कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा, नए डिज़ाइंस हैं, लोगों को कुछ नया चाहिए, तो उसकी भी बाइंग यहाँ पर एज ऑफ नाउ मार्केट्स में आती हुई। वेल, ये बात है कमोडिटीज़ की, लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे इक्विटी मार्केट की।